हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल H2O केमिस्ट्री। मेरा नाम डॉक्टर ऋतु जौहर और हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 दैट इज जर्नी इनसाइड द एटम। इनफैक्ट ये एक चैप्टर नहीं है, ये एक बहुत प्यारी कहानी है। किसकी कहानी? एक एटम की कहानी। और इस एटम की कहानी में हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, जल्दी से एक क्विक रीकैप करते हैं। हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि ये कहानी शुरू होती है अराउंड 500 BC में, जहाँ पे एंशिएंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स ने हमको ये बताया कि मैटर दैट इज एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड वो पार्टिकल्स इनडिविजिबल हैं, वो डिवाइड नहीं हो सकते और उनको एटम कहा गया बाय द ग्रीक फिलोसफर्स और इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंगली हमने उसको परमाणु बोला। और ये जो ग्रीक फिलोसफर्स या इंडियन फिलोसफर्स थे, इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी, वेल दैट वाज बेस्ड अपॉन देयर डीप थिंकिंग। जो वो सोचते थे, उनकी सोचने की शक्ति बहुत स्ट्रांग थी, बट ये एक्सपेरिमेंटली बेस्ड नहीं था, जो कि हमारी साइंस मानती है कि वेल हर एक चीज़ एक्सपेरिमेंट्स के साथ प्रूफ होनी चाहिए। तो 500 BC से हम पहुंच गए 1808 में, जहां पे जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, विच वॉज बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट्स, विच वॉज बेस्ड अपॉन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बट उन्होंने भी यही बताया कि वेल मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल इज एटम, जो कि इनडिविजिबल है, उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट इसको ब्रेक किया गया इन द 19th सेंचुरी बाय जे थॉमसन, जब उन्होंने अपना कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया और उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और हमें अपना सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल मिला। और उसके साथ जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल भी दिया और उस एटॉमिक मॉडल को प्रूव करने के लिए अगेन वो भी एक थ्योरेटिकल मॉडल था, तो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया रदरफोर्ड ने। बट उसमें जे थॉमसन की कही हुई चीज़ों को गलत साबित होना पड़ा बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंट डन बाय रदरफोर्ड, विच वॉज द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू रदरफोर्ड ने हमको एटम का एक बेटर मॉडल दिया, जिसके सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और आसपास बहुत सारी खाली जगह जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो वेल उसके बाद प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हुई और हम अब आज इस पड़ाव पे पहुंच गए जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि रदरफोर्ड के जो लिमिटेशन थी मॉडल की, वो क्या थी। आप लोगों को याद है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेल जो एटम है उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स हैं और उनको एनर्जी लूज करनी चाहिए, जो कि वो नहीं करते। तो यहाँ से हमारी कहानी आज आगे बढ़ती है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बोहर मॉडल और बोहर मॉडल के बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। तो चलिए शुरू करते हैं उस क्वेश्चन के साथ जो हमारे सामने था और उस टाइम के साइंटिस्ट्स के सामने भी था। क्वेश्चन क्या था? हाउ कैन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट लूजिंग एनर्जी? तो नील बोहर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को आंसर किया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे न्यूक्लियस के आसपास घूम सकते हैं विदाउट लूजिंग एनर्जी, विदाउट फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस। उन्होंने 1913 में अपना रेवोल्यूशनरी एटॉमिक मॉडल दिया और इनफैक्ट उनको इसी कंट्रीब्यूशन टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए नोबेल प्राइज मिला इन फिजिक्स इन द ईयर 1922। राइट, सो हम आज पढ़ने वाले हैं बोहर का एटॉमिक मॉडल, जिसने हमको सोल्यूशन दिया टू द रदरफोर्ड्स ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। राइट, और अगर मैं वन लाइन में इस मॉडल के बारे में बताऊं कि कैसे उसने रदरफोर्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो वेल इट वाज अबाउट कि इलेक्ट्रॉन्स दे मूव इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स और शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि हम इसको अभी वन बाय वन बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड
एंड देन यू कैन गो ऑन टू दिस क्वेश्चन थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है कि व्हाट वुड हैपन इफ द इलेक्ट्रॉन्स डिड नॉट हैव फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। सो ये फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं ये अंडरस्टैंड करेंगे हम आज के इस लेक्चर में क्या सीखेंगे, हम बोहर के पोस्टुलेट्स को सीखेंगे, हम स्टेशनरी स्टेट्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स क्या होते हैं उनके बारे में सीखेंगे कि एनर्जी लेवल का क्या मीनिंग है, शेल क्या होता है, KLMN शेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांजिशन करते हैं एक शेल से दूसरे शेल के अंदर, क्या होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, क्या होती है इमिशन ऑफ एनर्जी, और बोहर ने फाइनली कैसे एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। तो ये हमारे आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर का एजेंडा है। चलें शुरू करें। ऑलराइट, तो वी स्टार्ट विद द बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। सो बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, लेट अस रीड दैट फर्स्ट। तो बोहर का पहला पोस्टुलेट कहता है इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव रैंडमली अराउंड द न्यूक्लियस बट दे फॉलो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स, ऑर्बिट्स और शेल्स। मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड रास्तों पे न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं और ये रास्ते फिक्स्ड हैं, इसलिए हम इनको स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, हम इसको शेल भी बोल सकते हैं। In these allowed orbits, an electron has a definite amount of energy. These orbits, therefore, they are called as energy levels also. जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव करता है तो उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ना वो कम हो सकती है ना वो ज़्यादा हो सकती है, वो फिक्स्ड रहती है, इसीलिए हम इसको एक एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स, ऑर्बिट्स और शेल्स। अब इन शेल्स को कुछ नाम दिए गए स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। सबसे पहली शेल जिसको आप N1 बोल सकते हो, नंबर 1 शेल, उसको नाम दिया गया K शेल। सेकेंड वाली शेल को L शेल, सो N equal to 2 is L. M shell will be N equal to 3 and N shell will be N equal to 4. ठीक है, तो शेल्स को नाम दिए गए, एनर्जी लेवल्स को, ऑर्बिट्स को, कुछ भी आप बोल दो, एक ही चीज की बात हो रही है। स्टेशनरी स्टेट, ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल कहाँ से शुरू होते हैं उनकी नेमिंग N equal to 1 स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाते हुए हम N 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और इनकी नेमिंग कैसे हो रही है, KLMN एटसेट्रा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन फिक्स्ड पाथ्स। ऐसा नहीं है, अब अगर न्यूक्लियस सेंटर में है तो आप किसी भी तो रेडियस पे एक ऑर्बिट बना सकते हो। तो कौन से ऐसे पाथ्स हैं जो कि अलाउड हैं, कौन से ऐसे पाथ हैं जो कि नहीं अलाउड हैं, वो भी हमने बोहर ने हमें बताया। कुछ आइडिया मैं आपको दूंगी यहाँ पर, बट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आप करोगे जब आप क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स। These paths they are the foundation of atomic stability. ये कैसे एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं हम ये जानेंगे। ठीक है, सो व्हाई कांट इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द स्पेस बिटवीन द टू शेल्स, इसका भी जवाब बोहर ने दिया। एक्चुअली में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को अभी नहीं पढ़ना, जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ेगी, आप क्लास 11th में जाओगे, इनफैक्ट आगे अगर आप केमिस्ट्री को एज अ करियर परस्यू करते हो तो आप इसको और भी डिटेल्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल 9th के लेवल को मेंटेन करते हुए थोड़ा सा ऊपर भी जाएंगे, और जहाँ पे ऊपर जाएंगे आई विल बी लेटिंग यू नो ऑल्सो, बट बाकी डिटेल्स आप क्लास 11th में पढ़ोगे। अगर आपकी बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिवनेस है, आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो कि 11th में हमने क्या पढ़ना है, आप JEE नीट के फाउंडेशन को बहुत और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 11th का कोर्स भी अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से फॉलो कर सकते हो और अपनी लर्निंग को और भी ग्रो कर सकते हो।
right? So according to the Bohr's first postulate, I hope this is now clear, कि electrons revolve around the nucleus only in fixed circular paths called as stationary state, orbit और shell. तो अब हम मूव करते हैं बोहर के सेकेंड पोस्टुलेट पे. तो सेकेंड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा, इन एन अलाउड ऑर्बिट स्टेशनरी स्टेट, जो ऑर्बिट अलाउड है, जिस डिस्टेंस पे वो ऑर्बिट है, कुछ अलाउड है कुछ नहीं अलाउड है, अदरवाइज एक सेंटर ऑफ द सर्कल से तो आप इनफाइनाइट रेडियस लेकर बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, बट कुछ ही अलाउड थे कुछ नहीं थे. कौन से अलाउड थे कौन से नहीं थे, वेल वो अलग कहानी है. ठीक है, सो अलाउड हैं कुछ और कुछ नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर. सो इन अलाउड ऑर्बिट स्टेशनरी स्टेट्स एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी. वो अपनी एनर्जी जब तक उस एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, इसलिए उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन दैट ऑर्बिट. देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स दे आर स्टेबल इन द ऑर्बिट एंड द एटम डज नॉट कोलैप्स. ठीक है, तो अब चाहे वो एक चार्ज्ड पार्टिकल है चाहे वो एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, बट उन्होंने बताया कि जब तक वो अपने ऑर्बिट में मूव करता रहेगा, न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता रहेगा, वो एनर्जी लूज नहीं करता, ना गेन करेगा ना लूज करेगा. इसलिए एटम के न्यूक्लियस में वो फॉल नहीं करेगा, एटम कोलैप्स नहीं करेगा. So while moving in the allowed orbit, an electron does not lose energy. This is what you have to remember, and that is why the atom is stable. ठीक है? So now moving on to the third postulate. तो third postulate क्या कहता है? Third postulate कहता है कि as we move from one shell to the next outer shell, the energy increases. K shell, which is n equal to 1, this has the least energy. N shell, जो कि आप यहाँ पे डायग्राम में अगर आप 3-4 शेल्स ही देख रहे हो तो वेल हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, अदरवाइज इनफाइनाइट ऑर्बिट भी हो सकते हैं. ठीक है, सो सिर्फ n इक्वल टू 4 तक ही नहीं है, सिर्फ हमारी अभी बेसिक लर्निंग इतनी है. सो हम K L M N की बात कर रहे हैं. तो के शेल जो कि न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल है, उसके अंदर सबसे कम एनर्जी होती है. ठीक है, ओके. सो के शेल विल हैव द लीस्ट एनर्जी. एन शेल जो कि या आप कहो कि सबसे आउटर मोस्ट शेल की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी. जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के पास आते रहोगे वैसे वैसे शेल्स की एनर्जी कम होती रहती है. ठीक है, तो अब अगर एक इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाना चाहता है तो उसकी ऑब्वियस है एनर्जी इंक्रीज करेगी. देयरफॉर द फादर अ न्यू शेल इज फ्रॉम द न्यूक्लियस, द हायर इज द एनर्जी. ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर है कि के शेल जो कि न्यूक्लियस के सबसे पास की शेल है, सो दिस के शेल. ठीक है, सो ये वाली शेल इज के, ये वाली इज एल, फिर उसके बाद एम, उसके बाद एन आ जाएगी एंड सो ऑन. ठीक है, तो जो शेल सबसे पास है n इक्वल टू 1 के शेल, वो उसकी एनर्जी सबसे कम है. जैसे जैसे आप बाहर जाते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी. ओके, so the energy increases with the increasing distance from the nucleus. This explains why outer electrons they have higher energy. So why do you think an electron in the outermost shell has the highest energy? This is something which you can keep on thinking about. ठीक है? So moving on to the fourth postulate. तो fourth postulate में बोहर ने हमको क्या बताया कि when an electron moves from a lower energy orbit to a higher energy orbit, it absorbs energy. अब अगर उसको K शेल से L में जाना है तो K की एनर्जी कम है, L की एनर्जी ज़्यादा है, तो अब उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, उसको कहीं से एनर्जी लेनी पड़ेगी सो दैट कि उसकी एनर्जी बढ़े और वो जंप करके हायर ऑर्बिट में जा सके. ठीक है, आई रिपीट इट अगेन. एक इलेक्ट्रॉन ने अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाना है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो
एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करेगा, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स। मान लो कि अगर ये के शेल है तो के शेल की एनर्जी E1 है, के एल शेल की जो एनर्जी है वो E2 है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर जंप करके यहां पर जाना है तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जितना इनके बीच का डिफरेंस है, दैट इज E2 माइनस E1, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, उसको उतनी ही एनर्जी चाहिए जितना इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस है। एग्जैक्टली उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में मूव कर सकता है। ठीक है, सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम a lower energy level to a higher energy orbit, it absorbs energy. Or when an electron moves from a higher energy orbit to a lower energy orbit, it will release energy. अब अगर उसको L से K पे वापस जाना है, ठीक है, सो L पे इलेक्ट्रॉन है और उसको K पे वापस जाना है, तो अब E2 एनर्जी E1 से ज़्यादा है, तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा, बाहर फेंकेगा एनर्जी, सो दैट उसकी एनर्जी कम हो सके और वो E1 पे आ जाए। तो अब कितनी एनर्जी रिलीज होगी, अगेन E2 माइनस E1 के बराबर। तो अगर उसको एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना है तो उसको एनर्जी चाहिए, अगर एक सीढ़ी नीचे उतर के आना है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, कितनी, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की अपनी ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स्ड, इसलिए के की अपनी एनर्जी, एल की अपनी एनर्जी। के से एल पे जाना है तो E2 माइनस E1 एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एल से के पर आना है तो E2 माइनस E1 एनर्जी वो रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन और वो अपने लोअर ऑर्बिट पे आ जाएगा। राइट, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed or released, this is exactly equal to the difference in the energy between the two orbits. ठीक है, I hope this is clear. So मैं एक बारी दोबारा से रीड कर रही हूँ। An electron can move from one allowed orbit, stationary state, to another allowed orbit by absorbing or releasing energy, which is equal to the difference in energy of the two orbits. ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन जब हायर ऑर्बिट पे जाना है और एमिशन जब लोअर ऑर्बिट पे आना है, और एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो आई होप अब आपको अच्छे से ये पॉइंट्स याद रहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको अपने ही ऑर्बिट में रहना है। जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं, हम किसी के घर पे जा सकते हैं फिर अपने घर में वापस आ जाते हैं, राइट। तो किसी के घर जाने में आपकी एनर्जी लगेगी, बट जब आप अपने घर वापस आते हो तो चैन मिलता है, आराम मिलता है, शांति मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी कम एनर्जी होती है उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो आपका क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम N2 टू N4 विल एनर्जी बी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड? क्या आप बता सकते हो? प्लीज पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। N2 से N4 पे जाना है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज? और अगर आपने सही आंसर दिया तो वेल मेरी तरफ से क्या है, आपके लिए एक येलो हार्ट। ठीक है, सो पहले अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालो और फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। ऑलराइट, अगर आपने डाल दिया तो येलो हार्ट आपको कब मिलेगा? N2 से N4 मतलब हायर एनर्जी लेवल पे जाना है तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। सही आंसर दिया आप लोगों ने, तो वेल अब एक येलो हार्ट मेरे लिए भी। ठीक है, सो ये वाला आपके लिए और ये वाला मेरे लिए। डन। सो आई होप आई एम गोइंग टू सी अ येलो हार्ट इन द कमेंट सेक्शन जैसे ही आप ये वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं। सो नाउ वी मूव ऑन टू द फिफ्थ पोस्टुलेट विच वॉज गिवन बाय बोहर। तो उन्होंने अपने फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि ईच शेल कैन अकोमोडेट ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा नहीं है कि एक ऑर्बिट में जितने मर्जी लोग रह जाएं। हमारे घर में अगर एक कमरा है तो वेल उस कमरे में कितने लोग रह सकते हैं?
2, 3 फिक्स्ड अमाउंट है, तो ऐसा तो नहीं है कि जितने मर्जी रख लो। हाँ, आपका घर बड़ा होगा तो उसके अंदर आप ज़्यादा लोग भी रख सकते होगे। तो जो न्यूक्लियस के पास का घर होता है या ऑर्बिट होता है वो सबसे छोटा घर होता है, उसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे हमारा घर बढ़ता रहेगा, ऑर्बिट्स का नंबर न्यूक्लियस से दूर होता रहेगा, घर बड़ा, ऑर्बिट बड़ा, और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि अकोमोडेट किए जा सकते हैं वो भी बढ़े। ठीक है, सो एक शेल के अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। The maximum number of electrons in a shell is given by the formula 2n square, where n is the number of the shell. ठीक है, दिस रूल हेल्प्स इन राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑल्सो, जिसको हम अपने अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। तो अगला लेक्चर इट विल बी अबाउट द सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स, उसके अंदर सिम्बल्स पढ़ेंगे, हम एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, हम मास नंबर पढ़ेंगे। उससे अगला लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर जो 7 होगा, वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एलिमेंट्स को लिखना सीखेंगे। वहाँ पे मैं इस टॉपिक को दोबारा से डिस्कस भी करूँगी। अभी के लिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती हूँ। ठीक है, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि हमारे पास सेंटर में ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके आसपास हम फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। ओके, सो अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो है फिक्स्ड, जो कि एक शेल में आ सकता है, विच इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होगा, ये हम जानते हैं कि कौन प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी इतनी तो हम लोगों ने इधर उधर से पढ़ के समझा ही हुआ है कि प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट करते हैं। और अभी हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में भी आज पढ़ ही लेंगे, तो हमारी नॉलेज कंप्लीट भी हो जाएगी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब न्यूक्लियस के बाहर वाली जो शेल है 2n स्क्वायर, और के शेल के लिए n कितनी वैल्यू है, दैट इज 1। ठीक है, तो 2n स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2। मतलब के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सिर्फ 2। ठीक है, अगर हम L शेल पे चले जाएंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दिस गोइंग टू बी 2 इंटू 4, दैट इज 8। तो L शेल की कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, अपने पास 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर हम m पे चले जाएंगे तो दिस इज 3, सो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दिस मीन्स 2 इंटू 9, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 18। अगर हम n पे चले जाएंगे तो दिस विल बी 4, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, सो 2 इंटू 16, दैट इज 32। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो हम यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स की, M में 18 इलेक्ट्रॉन्स में, और N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बाकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब सीखेंगे लिखना, उस टाइम पे इसके बारे में दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो 5th पोस्टुलेट ऑफ बोहर के अकॉर्डिंगली हर एक शेल की अपनी एक फिक्स्ड कैपेसिटी है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। सो एक शेल में फिक्स्ड कैपेसिटी, इट कैन होल्ड ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी गिवन बाय 2n स्क्वायर, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखेंगे। तो आपका क्वेश्चन अगर n इक्वल टू 5 है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। और मेरी तरफ से आपके लिए यहाँ पे क्या है, एक ब्लू कलर का हार्ट। ठीक है, तो आपने डाल दिया कमेंट सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो इट इज 2n स्क्वायर, सो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, सो दिस मीन्स 2 इंटू 25, दैट इज 50। एंड इफ यू हैव गॉट दिस करेक्ट, this is the blue heart for you people,
और अगर आपने सही आंसर किया तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो एक ब्लू हार्ट तो मेरे लिए भी छोटा सा बनता है, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहूँगी। फाइन, सो लेट मी सी हाउ मेनी हार्ट्स यू आर गोइंग टू गिव मी। एक येलो हो चुका है और एक ब्लू। अब चलो, सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 6th पोस्टुलेट। ये आपकी 9th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन है, मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है आपको थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए कि बोहर ने हमें बहुत कुछ बताया, ऑर्बिट्स के रेडियस के बारे में बताया, एक्चुअली में उन्होंने एनर्जी लेवल, एनर्जी के बारे में बताया, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकलती है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो एक बेसिक आइडिया यहाँ पे आपको दे रही हूँ विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल ऑल्सो, ठीक है। सो 6th पोस्टुलेट क्या कहता है, द साइज ऑफ द अलाउड ऑर्बिट्स इज नॉट द सेम, दे इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे ऑर्बिट की दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है, सबसे कम एनर्जी के शेल की है। उसी तरह ऑर्बिट की जो रेडियस है वो भी बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। सो द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, दिस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। एक ऑर्बिट का रेडियस क्या है, प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला यूजिंग a नॉट n स्क्वायर, वेयर a नॉट इज कॉल्ड एज द बोहर्स रेडियस, जिसकी वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज 10 to the power minus 10 of अ मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 इसके बराबर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है। और अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अब इसकी जगह 1 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगी 0.529, और अगर मुझे अब इस डेसिमल को यहाँ पे लेके जाना है तो ये क्या बन जाएगा, 5.29 इंटू 10 to the power -11 मीटर, ठीक है। सो किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है, a नॉट इंटू n स्क्वायर, और a नॉट क्या है 0.529 एंगस्ट्रॉम और 5.29 इंटू 10 पावर -11 मीटर मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर, ठीक है। सो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, n के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस एज n स्क्वायर, और हायर द ऑर्बिट नंबर लार्जर विल बी द साइज ऑफ द ऑर्बिट। आई होप अब आपको ये क्लियर है। तो हमारे पास कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स बनेंगे, ठीक है, हर एक नहीं बनेगा। ये सब चीज़ें अगेन अगर आपकी डिटेल्ड लर्निंग क्लास 11th में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा राइज कर चुकी है। तो गो एंड चेक द प्लेलिस्ट ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑन माय चैनल। बैठ के पूरा बोहर मॉडल भी आप पढ़ सकते हो वहाँ पर। Okay, so now the question is for you people, if the radius is of the first orbit n equal to 1 is 0.529 angstrom, what will be the radius of the third orbit? तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस आप कैलकुलेट करो, और अगर आपने सही आंसर दिया तो वेल मेरी तरफ से क्या है, पर्पल स्टार। कैसे कैलकुलेट करोगे, आई होप आप लोगों को अब आ गया है समझ। सो 0.529 इंटू n स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो वेल दिस इज अ पर्पल स्टार फॉर यू। और अगर आपको समझ में आ गया तो मुझको क्या दोगे, मुझको भी तो एक छोटा सा पर्पल स्टार दे दो कमेंट सेक्शन में। ओके, चलो। सो येलो, ब्लू एंड अ पर्पल। So we move on to the next postulate of the Bohr's atomic model, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि once an electron is in an allowed orbit or a stationary state, it remains in that orbit without losing energy. तो ये हम ऑलरेडी समझ भी चुके हैं, दिस इज जस्ट अ कंपाइलेशन नाउ, कि एक इलेक्ट्रॉन जब अपनी एनर्जी लेवल में है तो वो अपने एनर्जी लेवल में घूमता रहेगा, न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता रहेगा, वो एनर्जी लूज नहीं करेगा।
अब अगर वो एनर्जी लूज ही नहीं करेगा तो इसका मतलब है वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में वो एनर्जी को लूज नहीं करेगा। और इसी से हम क्या एक्सप्लेन कर पाते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इफ द इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली रेडिएट्स एनर्जी देन तो एटम वुड कोलैप्स, but now the atoms they are stable because in their orbit they are not radiating energy। अपनी ऑर्बिट में उनकी एनर्जी फिक्स रहेगी। सो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया क्यों बोहर का एटॉमिक मॉडल एक स्टेबल एटॉमिक मॉडल था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करते हुए एनर्जी इमिट नहीं करते, इसलिए दे आर इन अ स्टेबल एनर्जी स्टेट, दे विल नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, right? Now if an electron is in the second orbit, does not radiate energy, will it ever fall into the first orbit? No, it will not। ठीक है, so I hope this is clear कि allowed energy state की energy fixed है और वहां पे मूव करते हुए there is going to be no loss of energy। अब आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देयर इज वन पार्ट रिटन एज थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, और उसमें जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, व्हाई आर बोहर शेल्स कॉल्ड KLMN एंड नॉट ABCD। आपके मन में आया ये क्वेश्चन, ABCD क्यों नहीं बोल दिया, हर एक चीज़ तो हम ABCD से शुरू करते हैं, तो हम यहाँ पे KLMN की बात क्यों कर रहे हैं? तो वेल द आंसर इज द नेमिंग केम फ्रॉम द अर्ली एक्सरे एक्सपेरिमेंट्स बाय द फिजिसिस्ट चार्ल्स बर्कला, who called the first observed X-ray line as K। ठीक है, तो उन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो वहाँ पे उन्होंने एक एक्सरे की जो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लाइन देखी तो उन्होंने उस लाइन को K बोला। और उन्होंने K क्यों बोला था, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर कोई और भी लाइंस डिस्कवर होनी हो तो उसके लिए एक जगह छोड़ दी जाए, बट ऐसी कोई लाइन मिली नहीं। अगेन ये सब अंडरस्टैंडिंग आपको जब आप क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। तो एनीवेज बोहर ने वहीं से जो उन्होंने के लाइन ली थी उन्होंने एग्जैक्टली सेम नोटेशन को यूज़ कर लिया जब उन्होंने अपने एटॉमिक शेल्स को डिस्क्राइब करना था। ठीक है, सो लेटर इवन द बोहर्स मॉडल वॉज फाउंड टू हैव सम लिमिटेशंस और एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वॉज प्रपोज्ड विच यू आर गोइंग टू अगेन लर्न इन क्लास 11th। ठीक है, तो बोहर ने अपने शेल्स को नेम किया KLMN फ्रॉम द एक्सरे स्टडीज। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लाइन एक्सरे लाइन वॉज K by Charles Buckler and Bohr used the same notation for the atomic shells। Fine. So why do scientists sometimes keep unusual names or skip letters when naming things in science? So obviously उसके पीछे कोई एक इंटरेस्टिंग रीज़न होता है, वो आप हमेशा खोजने की कोशिश किया करो as science students। So scientific discoveries often leave space for new possibilities, curiosity and open-mindedness lead to deeper understanding। सो एक नट शेल में कंबाइन करते हैं जो कुछ भी हमने बोहर के बारे में पढ़ा, और आपको अपनी क्लास 9th में अगर बोहर के पोस्टुलेट्स को लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर योर आंसर। अंडरस्टैंड आपने कर लिया, और बोहर के पोस्टुलेट फॉर योर नोट्स नाउ यू कैन राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स और शेल्स। ठीक है, तो फिक्स्ड पाथ्स पे मूव करते हैं जिसको हम स्टेशनरी स्टेट या शेल बोलते हैं। दीज शेल्स दे आर नेम्ड एज KLMN कॉरस्पॉन्डिंग टू L इक्वल टू 1 2 3 4। Electrons can revolve only in these allowed shells, they cannot exist in between the two shells। उसके बीच के जो रेडियस पे अगर कुछ आप चाहो कि ऑर्बिट बना सकते हो तो आप नहीं बना सकते हो, वो है कुछ फिक्स्ड शेल्स जिनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, जिनकी कैलकुलेशन ने बोहर ने की थी, आप क्लास 11th में उनको पढ़ोगे। While an electron moves in a fixed shell, it does not lose energy, the energy remains constant। The energy of the shell increases as we move from the nucleus। सबसे कम एनर्जी किसकी है, K शेल की। An electron can jump from a lower energy level to a higher energy level by absorbing energy। An electron can move from a higher energy shell to a lower energy shell by releasing energy। ठीक है, ऊपर जाना है तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, घर वापस आना है तो एनर्जी रिलीज होगी।
ठीक है. सो दीज postulates explained the stability of the atoms and the line spectra of hydrogen, again which you will be learning in class 11. अब इसके बाद यहाँ पे बोहर का मॉडल जितना हमको क्लास 9th में पढ़ना है वो हुआ फिनिश. ठीक है. बट एक पजल है जो कि अभी भी पड़ी हुई थी, विच वॉज अबाउट द एटॉमिक मास. वो पजल क्या थी, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करो. ठीक है, कि रदरफोर्ड ने हमको ये बताया था, स्टेबिलिटी का तो इशू था ही. रदरफोर्ड ने हमको ये कहा था कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है, सारा मास न्यूक्लियस में ही है, इग्नोर किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स का मास. अब जब मास को कैलकुलेट किया तो एक इंटरेस्टिंग पजल फिर से खड़ी हो गई. वो क्या थी कि हाइड्रोजन के एटम में 1 प्रोटॉन है, हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन है. बट जब आप इन दोनों के मासेस को कंपेयर करो तो हीलियम का मास हाइड्रोजन के एटम से 4 टाइम्स ज़्यादा है. अगर सारा मास प्रोटॉन्स की वजह से होता तो एक हीलियम का मास हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 2 टाइम्स होना चाहिए था. ठीक है, पर हम क्या देखते हैं कि ये 2 टाइम ना होके ये तो 4 टाइम्स हैवियर है. अगर ये 4 टाइम्स हैवियर है तो सारा मास, इसका मतलब है प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कुछ तो और है जो कि न्यूक्लियस का मास बढ़ा रहा है, क्योंकि मास तो सारा न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन्स का मास यस इग्नोर किया जा सकता है. तो देयर इज समथिंग प्रेजेंट in the nucleus along with the protons which is contributing to the mass of the atom. ठीक है. So yes, that yet the mass of the helium atom is about 4 times that of the hydrogen atom, not double. Is there something else in the nucleus that adds mass without affecting the charge? ठीक है, तो चार्ज तो हम ऑलरेडी ही देख चुके थे कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर, एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, बस सिर्फ चार्ज का साइन ऑपोजिट है. इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज. सो चार्ज तो बैलेंस हो चुका है, सिर्फ मास को जस्टिफाई करना बाकी था, जो हमें समझ में आया कि ये जो डिफरेंस इन मास है, दिस सजेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ अनदर न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. So the atomic mass could not be explained by protons alone. Scientists searched for the missing piece in the nucleus. और वो मिसिंग पीस ढूंढने वाले साइंटिस्ट कौन थे? जेम्स चैडविक. तो जेम्स चैडविक इन द ईयर 1932, he was also a student of Ernest Rutherford, carried out experiments using beryllium and alpha particles. He observed high penetrating radiation coming out of the beryllium target. तो बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया तो उसमें कुछ रेडिएशंस निकलती थी जिनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई थी. पेनिट्रेशन पावर का सिंपल टर्म्स में अगर आपको मतलब बताऊं तो आप लोग कभी ना कभी आपने शायद अपना एक्सरे करवाया हो या आपने किसी का एक्सरे होते हुए देखा हो. तो जब आपको एक्सरे मशीन के सामने एक्सपोज किया जाता है तो वो एक्सरे जो एक्सरेज होती हैं वो आपकी बॉडी को पास करके ऑपोजिट साइड पे जाती हैं, और जब वो पास करती हैं तो उनको अगर जहाँ पे वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, ठीक है, वहाँ पे तो आपको वाइट पोर्शन दिखाई देता है, और जहाँ से वो पेनिट्रेट करके पास कर जाती हैं वो पोर्शन होता है ब्लैक. तो वो ब्लैक कौन सा पोर्शन होता है? जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, और जहाँ पे सामने आ जाती है हड्डियाँ, तो हड्डियों में से एक्सरेज पेनिट्रेट नहीं कर पाती. ठीक है, सो ये मतलब है पेनिट्रेशन का कि कौन कितना आगे तक किसी चीज़ को पास करके मूव आउट कर सकता है. ठीक है, सो सॉफ्ट टिश्यूज में से एक्सरेज पेनिट्रेट कर जाती हैं. तो एक्सरे में जब आपकी वो फिल्म डेवलप होके आती है तो आपको वो ब्लैक पोर्शन दिखाई देता है, जबकि बोन्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें से एक्सरेज पेनिट्रेट नहीं कर पाती तो वो आपको वाइट पोर्शन दिखाई देता है. ठीक है, तो हड्डियाँ दिखाई देती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज नहीं दिखाई देते इन एन एक्सरे फिल्म. फाइन. तो यहाँ पे एग्जैक्टली वैसी सी बात की जा रही है कि बेरिलियम टारगेट पे जब अल्फा रेस को
बॉम्बार्ड किया जाता है तो ये कुछ रेज निकलती हैं जो कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन है. दिस रेडिएशन वॉज एबल टू नॉक प्रोटॉन्स आउट ऑफ पैराफिन वैक्स. पैराफिन वैक्स इज अ सब्सटेंस विच इज रिच इन हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑल्सो. ही कंक्लूडेड दैट दिस रेडिएशन कंसिस्टेड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, और ये न्यूट्रल पार्टिकल्स को नाम क्या दिया गया? न्यूट्रॉन्स. सो मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, for your information, this is almost equal to the mass of a proton, but न्यूट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है. ठीक है. सो जेम्स चैडविक told us about that there in the nucleus along with the protons a neutron is also present. प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई नहीं चार्ज, और हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोटॉन को बाय अ p और न्यूट्रॉन को बाय अ n. प्रोटॉन के ऊपर क्योंकि एक 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्लस, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो 0. और व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन? दिस इज E विद अ -1. ठीक है. सो इस तरीके से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है. सो जेम्स चैडविक discovery of the neutron solved the puzzle of the atomic mass and completed our understanding of the atomic nucleus. तो अब हम देखते हैं कि फाइनली हमारे एटम के अंदर हमने क्या कुछ समझा. ठीक है. सो फ्रॉम डाल्टन्स solid sphere to the Bohr stationary cell and the discovery of the neutron, we had now have a clearer picture of the atom. एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन विद अ p पॉजिटिव, न्यूट्रॉन विद अ n 0, नो चार्ज ऑन इट, एंड इलेक्ट्रॉन विद अ e माइनस ऑन इट, विच मीन्स प्रोटॉन पे एक 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और मैंने इस चार्ज की आपको वैल्यू एक्चुअल भी बताई थी, दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम. सो +1 स्टैंड्स फॉर दिस वैल्यू and -1 stands for -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Mass is 1 U. ठीक है. 1 यूनिट एटॉमिक मास. ये क्या होता है ये आपको अब मैं अगले लेक्चर में जब मैं एटॉमिक मास पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा. और फिर उसके बाद न्यूट्रॉन, दिस इज ऑल्सो इक्वल इन वेट टू अ प्रोटॉन, थोड़ा सा हल्का सा हैवियर होता है, ना के बराबर. ठीक है. सो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल इन वेट. इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1/1836 U, मतलब कि एक प्रोटॉन के कंपैरिजन में 1836 टाइम्स हल्का है एक इलेक्ट्रॉन. इसीलिए इसके मास को हम इग्नोर कर देते हैं जब हम एटम के मास की बात करते हैं. प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स के अंदर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है. ठीक है. सो न्यूक्लियस मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन k, l, m, n शेल्स एटसेट्रा. ठीक है. सो व्हाट विल यू रिमेंबर नाउ? मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स का मास एक नेग्लिजिबल मास है और वो स्टेशनरी शेल्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. द मास ऑफ द एटम्स कम्स मेनली फ्रॉम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स जिसको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन अकेला एक एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है. दिस अंडरस्टैंडिंग लेड टू द मॉडर्न एटॉमिक मॉडल विच फॉर्म्स द बेसिस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से अबाउट द एटम, जितना कुछ हमने सीखा कि एटम के अंदर एक टाइनी डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इट हैज़ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स. ठीक है. सो आई होप आपकी एटम की जर्नी इंटरेस्टिंग चल रही है, आपने मज़े से चीज़ों को सीख लिया है. ठीक है. अब नेक्स्ट हमको क्या सीखना है? दिस ब्रिंग्स मी एक्चुअली टू द एंड ऑफ द लेक्चर. सो अगले लेक्चर में हम एलिमेंट्स के सिंबल्स को सीखेंगे, मास नंबर के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ाई करेंगे. सो अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ें कमिंग अप हैं. ये बेसिस हैं केमिस्ट्री के.
और किस तरीके से आपने आगे अपनी केमिस्ट्री को डेवलप करना है, वो सब यहाँ से शुरू होता है। सो आई होप आप लोगों को ये जर्नी अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है मेरे साथ अपने लेक्चर्स को पढ़ते हुए। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट। और लेक्चर फिनिश हुआ है तो कौन सा हार्ट दोगे? एक रेड हार्ट, ठीक है। सो आई लव यू किड्स, I hope you are loving me also. So God bless you. Have a nice day. Bye bye.